हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुँचती रहे एंड आपकी नॉलेज इन्हेंस होती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर जो भी मटेरियल दिखाते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूव होगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मनु। मनु के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मनु कौन थे? एक एंशियंट सेज यानी कि एक बहुत ही प्राचीन ऋषि थे। ठीक है, तो उनके सोशल यानी कि सामाजिक एंड पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक आइडिया यानी कि विचार क्या थे। ठीक है, मनु के राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों के बारे में ही इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। मनु एक एंशियंट सेज थे। ठीक है, लॉ गिवर थे, जिन्होंने सबसे पहले कानून के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले कानून बनाने वाले व्यक्ति थे मनु। ठीक है, इनको फादर ऑफ मनुस्मृति भी कहा जाता है। फादर ऑफ मनुस्मृति इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके विचारों को ही मनुस्मृति में शामिल किया गया था, इनके डिसिपल्स यानी कि शिष्यों के द्वारा। ठीक है, मनुस्मृति को अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो मनुस्मृति में सोसाइटी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति ने कैटेगराइज किया सोसाइटी को 4 वर्णों में, कि 4 वर्ण होंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण है ये सोशल क्लासेस होती थी जिनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ निर्धारित की गई थी। कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ टीचिंग करेंगे, मतलब कि पढ़ाएंगे तथा उपदेश देंगे यानी कि प्रीचिंग करेंगे, और पूजा यानी कि वर्शिपिंग करेंगे। ठीक है, क्षत्रिय का काम था फाइटिंग करना, रूलिंग करना। ठीक है, क्षत्रिय जो थे वो क्या करते थे? शासन करते थे, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे वो, तथा जो सोल्जर्स होते थे जो फाइट करते थे वो भी क्षत्रियों की श्रेणी में ही आते थे। वैश्य में शामिल थे बिजनेसमैन, जो कि बिजनेस करते थे। शूद्र ये क्या थे? ये सर्व करते थे, मतलब कि सेवा करते थे ऊपर वाले तीनों वर्णों की। ठीक है, तो 4 वर्ण थे एंड चारों वर्ण जो थे उनकी कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ निर्धारित की गई थी कि इस वर्ण को ये काम करना है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम जो आपको नोट्स दिखा रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्विक रिवीजन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। ये हमने खुद प्रिपेयर किए हैं काफ़ी स्टडी करके, तो आप भी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। ठीक है, हायरार्कियल डिवीज़न, मतलब कि हायरार्कियल डिवीज़न था उस टाइम पर। इसका मतलब यह है कि जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति होगा उसके परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेगा वो भी ब्राह्मण वर्ण का ही कहा जाएगा। इसी तरीके से क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले बच्चे को क्षत्रिय ही कहा जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति जो है उसका जो वर्ण है वो जन्म आधारित था। जिस घर में वो पैदा हुआ है उसी घर में उसके परिवार वालों का जो वर्ण है वही उसका भी वर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो वर्ण जो था वो हायरार्कियल था। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर क्या होता था? उस टाइम पर एक और चीज़ में हायरार्की देखी गई थी कि ये जितने भी वर्ण थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, इनको ऊंचा माना जाता था। वैश्य और शूद्र को नीचा माना जाता था। वैश्य तो फिर भी बिजनेसमैन थे, तो वो काफ़ी बिजनेस कर के अमीर हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया था, जैसे मंदिर बनवाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये सब तो इसलिए उनका थोड़ा ओहदा बढ़ गया था समाज में, थोड़ी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी पैसों की वजह से। लेकिन जो शूद्र थे उनको तो तब भी बहुत ही नीचे ही माना जाता था, क्योंकि शूद्र जो थे उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही कमज़ोर थी। ठीक है, हर वर्ण की स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ठीक है, रिजिड सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी रिजिड था, काफ़ी कठोर था। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऊंची जाति के व्यक्ति जो है वो नीची जाति के व्यक्ति को देख भी लेता था तो वो काफ़ी ज़्यादा वहम करते थे इस चीज़ में कि वो अशुद्ध हो गया है। ठीक है, छूने से भी अशुद्ध होना माना जाता था। ठीक है, इसलिए नीची जाति के जो लोग थे वो ऊंची जाति के लोगों के निवास स्थान के आसपास भी नहीं आते थे।
ठीक है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, असमानता थी, ठीक है। असमानता इन द सेंस कि जो ऊंचे वर्ण के जो लोग थे वो नीचे वर्ण वाले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, ठीक है। उनको अनइक्वल मानते थे, इक्वल नहीं मानते थे। एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता था वर्ण के बेसिस पर, ठीक है। चलिए अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली क्या क्या व्यूज़ हैं मनु के, एंड मनुस्मृति में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो आइए देख लेते हैं। मनुस्मृति जो है ये क्या करती है, मनुस्मृति एडवोकेट मोनार्की, मतलब कि समर्थन देती है, सपोर्ट करती है मोनार्की को, ठीक है। मोनार्की मतलब कि एक राजा होगा, वही अपनी प्रजा पर शासन करेगा, ठीक है। एंड जो राजा है उसके पास बहुत ताकत यानी कि शक्तियाँ होगी, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ किंग, ड्यूटी ऑफ किंग। अब देखिए राजा की ड्यूटीज़ क्या क्या लिखी हुई है मनुस्मृति में। टू अपहोल्ड धर्मा, मतलब कि राजा जो है वो धर्म को बनाए रखेगा। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि अपनी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। राजा क्या करेगा, अपनी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, ठीक है। हैविंग वर्च्यूज़, मतलब कि राजा जो है उसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, ठीक है, गुणों वाला होगा। नॉलेज ऑफ वेदा, राजा जो है उसके पास वेदों की नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ कर्तव्य बताए हुए हैं राजा के मनुस्मृति में कि राजा को धर्म बनाए रखना चाहिए, कानून को मेंटेन करके रखना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। अब यहाँ पर कंसल्टेशन फ्रॉम ब्राह्मण्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो राजा होता था उसकी ड्यूटी होती थी कि वो जो भी फैसला ले, जो भी वो कानून बनाया, जो भी वो नियम बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ब्राह्मण की सलाह ले ले, ठीक है। तो उस टाइम पर ब्राह्मण जो थे उनका काफ़ी बड़ा रोल था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स में, ठीक है। सोशल मैटर्स जो होते थे, पब्लिक के लिए जो मैटर होते थे, उनमें सबसे पहले ब्राह्मण से पूछना पड़ता था कि ये सही है या नहीं। तो जो राजा था उसका कर्तव्य था कि वो ब्राह्मण से कंसल्टेशन करे कुछ भी करने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। इसमें हमने मनु के सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मनु के जस्टिस से रिलेटेड जो भी व्यूज़ थे उनके बारे में, कि वो जस्टिस के बारे में क्या मानते थे, व्हाट इज़ जस्टिस, ठीक है। मनु जो थे उनके लिए पनिशमेंट किस तरीके की होती थी, मतलब कि उन्होंने मनुस्मृति में किस तरीके की पनिशमेंट का, दंड संहिता का उल्लेख किया है। नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।